1857 की क्रांति के बाद, महासमर के बाद पहली एक चिंगारी जो बहुत बड़ी ज्वाला बन करके सारे देश के अंदर, विदेशों में जिसकी चर्चा हुई, वो चिंगारी उस समय के दक्षिण भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के कुलाबा जिले के शिरडॉन गांव में 4 नवंबर 1845 को एक बालक का जन्म होता है फड़के परिवार में। और ये बालक वासुदेव बलवंत फड़के के नाम से जाना जाता है, जाना जा रहा है और जाना जाएगा। प्राथमिक शिक्षा वहीं पर और अपने क्षेत्र में होती है। 10वीं के लिए पुणे में आ जाते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि के होने के कारण शुरू से ही कुछ विलक्षण सोच, विचार, संस्कार कुछ पूर्व जन्म के भी रहे होंगे। शुरू से ही कुछ अलग तरह का ये बाल्य जीवन इसका युवावस्था की ओर बढ़ रहा था। और पुणे से 10वीं पास करने के बाद पिताजी की इच्छा हुई कि इनको जॉब करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। कर ली नौकरी। 20 रुपये महीने से आरंभ हुआ। लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि का होने के कारण, अपने कार्य में योग्य और सक्षम होने के कारण स्वदेशी वस्त्र पहनते हुए और स्वदेशी ही वस्तुओं का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया था, छोटी आयु में ही। और अपने कार्य में चूंकि दक्ष थे, रेगुलर थे, सक्षम थे, उसके कारण से जल्दी ही 20 रुपये महीने से की नौकरी से 60 रुपये महीने तक पहुंच गए। लेकिन 1870 में एक कुछ विलक्षण सी घटना घटित होती है। अपने कमरे में बैठे हैं, दरवाजे को नॉक किया जाता है। खोलने पर देखते हैं डाकिया खड़ा है, हाथ में तार है। तार में लिखा है कि माताजी अस्वस्थ हैं, घर आओ। छुट्टी के लिए आवेदन दिया जाता है, परंतु स्वीकृत नहीं होती। इसकी ना चिंता करते हुए दूसरे ही दिन रेल में बैठकर उस रेलवे स्टेशन पर जाकर के उतरते हैं जहां से अभी मीलों जंगल के बीहड़ में और पर्वतीय पगडंडियों से पार होकर अपने गांव में पहुंचना है। पहुंचते हैं, लेकिन माताजी अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं, हो जाएंगी। वैद्य के आश्वासन के बाद और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस पुणे आ जाते हैं। 6 महीने के बाद फिर एक तार मिलता है, जल्दी से घर आओ, अंतिम समय चल रहा है और माता श्री के अगर दर्शन करने हैं तो घर आओ। ठीक वैसे ही उसी स्टेशन पर उतरते हुए वैसे ही कष्टमयी वो जंगल की भीड़ की यात्रा करते हुए, पर्वतीय पगडंडियों से गुजरते हुए घर पहुंचने से पहले ही थोड़ा दूर से घर में ऊंचे ऊंचे रोने की आवाज आती है। वासुदेव बलवंत फड़के समझ जाता है कि कुछ अनिष्ट हो गया है। घर जाते ही पता चलता है कि माताजी स्वर्ग सिधार गई हैं। कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस अपने जॉब में आते हैं। अपने उन अधिकारियों के लिए शिकायत दर्ज करवाते हैं, भाई मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, छुट्टी मेरा अधिकार था और मैं माताजी के अंतिम दर्शन से पहले कुछ उनसे जो बात करना चाहता था, वो मेरे से कुछ बात करना चाहती थी, मैं नहीं कर सका चूंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली। उन अधिकारियों के ऊपर शिकायत के बाद सिद्ध भी हो गया कि उन्होंने अन्याय किया है।
परंतु अगले 6-8 महीने तक कोई जब उनको दंड नहीं दिया गया तो मन में क्षोभ था, आक्रोश था और तरह तरह की बातें मन में आ ही रही थीं। अंग्रेजों का ये अन्याय भी एक चोट कर रहा था। इन्हीं दिनों जस्टिस रानाडे नाम के एक प्रकांड विद्वान और प्रखर वक्ता गांव गांव में घूम करके स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार और स्वदेशी वस्तुओं के लिए लोगों के अंदर जन जागरण कर रहे थे। विदेशी वस्त्रों के प्रति लोगों के अंदर कह रहे थे कि इनको त्यागा जाए, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा ही रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा करके और वहाँ से बनवा के ला के हमें अंग्रेजी कल्चर में घसीटने की कोशिश हो रही है और हमें लूटा जा रहा है। इन सब बातों का भी प्रचार, बातें वासुदेव बलवंत खड़के के कानों में आ रही थीं। बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा था। जॉब छोड़ दी। महाराष्ट्र के गांव में जन जागरण आरंभ कर दिया। एक नया अनुभव आया कि ग्रामीण जनता तो मेरी बातें अच्छी तरह से समझती है, परंतु नगर के रहने वाले लोग और कस्बों के रहने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इनके अंदर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति वो लड़ने की जो वीरता, शौर्य, ललक, तड़प, उमंग चाहिए वो दिखती नहीं, बल्कि उस कल्चर में रंगते चले जा रहे हैं, रंगे चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब जब आ ही रहा था मन में और ग्रामीण जन जागरण वासुदेव बलवंत फड़के कर ही रहे थे, दूसरी तरफ ये शहरी और कस्बों की जो उनका अनुभव था वो भी उनके सामने था। ये सब चल ही रहा था तो एकदम मन में आया, अरे राम रावण युद्ध में प्रभु राम ने बानर जाति की बानर सेना का सहयोग लिया, महाराणा प्रताप ने जंगल में रहने वाली भील जाति का सहयोग लिया और शिवाजी ने अशिक्षित और निर्धन लोगों को, मवालियों को इकट्ठा करके पहाड़ी युद्ध क्षेत्र के लिए अपनी सेना तैयार करके एक नया उदाहरण पेश किया। 16 साल की आयु में ही शिवाजी ने 2 किलो के ऊपर राज्य स्थापित कर लिया था, काबिज हो गए थे। ये प्रेरणादायक शब्द उनके कान में, दिमाग में कौंध रहे थे और उनके ध्यान में आया महाराष्ट्र प्रवास के अंदर रोमाशी जाति के लोग लड़ाकू हैं, कुछ थोड़ा सा अपराधी वृत्ति के भी हैं और अंग्रेजों ने उनको अपराधी घोषित कर रखा है, लड़ाकू और अपराधी घोषित किया हुआ है और उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाए जाते हैं। रोमाशी जाति के लोगों के बीच में जाके कहा कि तुम वीर तो हो, लड़ाके तो हो, लेकिन अपने जिन बातों को, अपराधों में जो ऊर्जा लगाते हो, वो इस समय आज के दिन अंग्रेजों से बड़ा पापी, शोषक, अत्याचारी, अन्यायी कोई नहीं है। क्यों ना हम इनके विरुद्ध लड़ें। रोमाशी जाति के उन लोगों को साथ लेकर के एक सेना बनानी आरंभ कर दी और इस सारे के अंदर एक और विलक्षण घटना होती है कि ये सेना बना करके आगे बढ़ ही रहे होते हैं, 2 किलों के ऊपर इनका कब्जा भी हो जाता है। महाराष्ट्र की यात्रा में जो जिस प्रकार का अनुभव हुआ था और जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे, इनको आशा थी कि मैं और भी कुछ लोगों का सहयोग ले सकता हूं। 13 मई 1874 को
13 मई 1874 को अंग्रेज अधिकारियों की एक मीटिंग होने जा रही थी। क्या क्या करने के लिए? वासुदेव बलवंत फड़के ने कोहराम मचा दिया है, इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे कुचला जाए। पुणे के एक रेस्ट हाउस में ये मीटिंग चल रही थी अंग्रेज अधिकारियों की। और 13 मई 1870 को ये भी पहुंच जाते हैं उसी रेस्ट हाउस में। रात के अंधेरे में उसी रेस्ट हाउस को पूरी तरह से आग लगा देते हैं। सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी झुलसकर वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब अंग्रेजों के अंदर किसी भी तरीके से इसको कैसे कुचला जाए, पकड़ा जाए, अंग्रेजों के लिए अब उनकी प्रेस्टीज का भी इश्यू बन गया था कि एक व्यक्ति इस तरह से अंग्रेज अधिकारियों को एक साथ मारने की सोच सकता है। तो इसके लिए गंभीर हो गए, क्रुद्ध हो गए। ये सारे का सारा चल ही रहा था। उन्होंने क्या पोस्टर लगाया? एक आतंक क्रिएट करने के लिए अंग्रेजों ने वासुदेव बलवंत फड़के को, जो गर्दन उसकी लाएगा मारकर, उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये पोस्टर देखते ही वासुदेव बलवंत फड़के ने अपने हाथ से लिखा पोस्टर, इश्तिहार, स्वहस्ताक्षरित उसी पुणे के अंदर लगवा दिया गया। क्या लिखा था उसके ऊपर? सॉरी, क्या लिखा था उस पोस्टर पर? लिखा था कि मेरी गर्दन पर 50,000 का इनाम रखने वाले गवर्नर का जो सर गर्दन काट कर मेरे सामने लाएगा, मैं उसको 75,000 रुपया दूंगा, 75,000 दूंगा। तहलका मच गया। इतनी बड़ी राक्षस सत्ताशाही को चुनौती दे रहा है वासुदेव बलवंत फड़के। अब इस सारे के अंदर गुस्से में, क्रोध में आकर के उन्होंने एक बड़े सक्षम, सशक्त, बड़े एफिशिएंट मेजर डेनियल को ये काम सौंपा कि किसी भी तरीके से वासुदेव बलवंत फड़के को अरेस्ट करो, पकड़ के लाओ, जिंदा मुर्दा इसको फिनिश करो। मेजर डेनियल ने बदले की भावना से वासुदेव बलवंत फड़के के एक मित्र डाबरे को जिंदा जला दिया। और वो एक मित्र घोघटे के घर में वासुदेव बलवंत जहां ठहरा हुआ था, वहां मेजर डेनियल ने उस घर को घेर लिया कि अब तो इसको मैं जिंदा मुर्दा लूंगा ही लूंगा। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के, जिनके ऊपर सारे महापुरुषों की देन थी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, प्रभु राम, भगवान कृष्ण उनके सामने हमेशा आंखों के सामने रहते थे। और वहां से उस घेरे को तोड़कर वासुदेव बलवंत फड़के वहां से निकल गए। निकल के एक आगे गांव में जाकर के, गांव के बाहर मंदिर में जाकर के थक के चूर होकर के गहरी निद्रा में सो गए। मेजर डेनियल वहां भी अपनी सेना लेकर के पीछा करता हुआ पहुंच गया। ये बहुत गहरी निद्रा में सोए हुए बलवंत वासुदेव फड़के गहरी निद्रा में सोए हुए थे, तो ये कीलों वाले जूतों के साथ मेजर डेनियल उसकी छाती पर खड़ा हो गया। किसी तरीके से जैसे आंख खुली
तो जोर भी नहीं बचा था, शरीर में वो दम भी नहीं बचा था। बहुत कष्ट और बहुत अनथक प्रवास के अंदर भूखे प्यासे रहने के कारण वो ऊर्जा भी नहीं बची थी। एक झटके से उसका टांग, उसका पांव अलग करते हुए चुनौती दी युद्ध के लिए वासुदेव बलवंत फड़के ने, लेकिन साथ में खड़े अंग्रेज सैनिकों ने उसको पकड़कर अरेस्ट कर लिया। वासुदेव बलवंत फड़के पकड़ लिए गए, जेल में डाल दिए गए और कोई वकील उनको नहीं मिला और इन्होंने वकील किया भी कोई नहीं। बीच बीच में जेल में भी जाते हुए भी, जेल में रहते हुए भी अपनी बातें करते रहे, वही बोलते रहे जो बाहर बोल रहे थे। भारतीयों को आह्वान देते रहे, उनको झंझोड़ते रहे, अंग्रेजों के काले कारनामों को सामने रखते रहे, बोलते रहे। पत्र पत्रिकाओं में, इंटरव्यूज के अंदर जहां जहां भी उनको मौका मिलता, उनको पता था कि मेरी मृत्यु तो अब निश्चित है, मैं जेल में हूं। और एक वकील काका के नाम से प्रसिद्ध थे, गणेश वासुदेव जोशी के नाम से, उन्होंने इनका केस लड़ा और बहुत लंबी लड़ाई के बाद, जिरह के बाद, कोर्ट के उस केस के बाद वासुदेव बलवंत फड़के को 25 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यह सजा साधारण नहीं थी। अरब देश के एक नगर अदन में इसको ले जाया गया और वहां डाल दिया गया। तपते रेगिस्तान के अंदर, जेल के अंदर बहुत ही अत्याचार होते थे, अन्याय होता था, शरीर जर्जर होने लगा था, दुर्बलता पूरी तरह से आने लगी थी। लेकिन फिर क्या मन में आया, अरे क्या शिवाजी को जेल में रोक सका था उस समय का विधर्मी शासन? क्या भगवान राम को, भगवान कृष्ण को जेल में रोक सका था वो कंस? तो मुझे ये लोग कैसे रोक सकते हैं? एक बहुत ऊंची दीवार एक दिन चढ़ के उसको लांग कर कूदते हुए दूसरी तरफ वहां से निकल गए। चारों तरफ रेगिस्तान है। 17 फरवरी 1883 को ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अंग्रेज सैनिकों को पता चल जाता है, वो पीछा कर रहे हैं और भागते दौड़ते शरीर के अंदर अब कुछ बचा नहीं तो बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं और अंग्रेज सेना आकर के उनको पकड़ के जेल में रखती है। लेकिन इतना सब कुछ शरीर का हो चुका था कि बहुत छोटी आयु में 17 फरवरी 1883 को 45 में ये आ रहे हैं और 83 में ये जा रहे हैं। इसको छोटी आयु ही कहेंगे, बहुत छोटी आयु में, पर इतना बड़ा काम करते हुए, सारे भारतीयों को जगाते हुए, शौर्य और वीरता के नए इतिहास रचते हुए, अनथक बचपन से उस आयु तक, संसार से जाने तक, हर तरह से अपना योगदान को सार्थक करते हुए वीरता और शौर्य का एक नए उदाहरण पराकाष्ठा के पेश करने वाला ये वासुदेव बलवंत फड़के संसार से चले गए। लेकिन अंग्रेजों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी, अंग्रेजों ने उसमें से क्या शिक्षा लेनी थी ये वो देखें, पर उनके लिए एक चुनौती थी
कि भारतीय लोग अभी 1857 की क्रांति के बाद हमारे डराने धमकाने और खौफ भय और आतंक का वातावरण खड़ा करने के बाद भी वासुदेव बलवंत फड़के जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। 1885 में अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कांग्रेस बनती है। शायद उस कांग्रेस के बनने में, अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस को बनाने के पीछे वासुदेव बलवंत फड़के और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वो विस्फोट, सब कुछ जिम्मेदार थे। और जिस कांग्रेस को जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, लगता है उस विदेशी के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस ने दो स्पॉन्सर्ड अंग्रेजों के दो लीडर पैदा किए, जिनको 47 में पावर ट्रांसफर की गई। और उन काले अंग्रेजों ने एक को तो एक देशभक्त को ही कह दें अगर, लेकिन नाथूराम गोडसे ने देखा कि ये अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर को सत्ता दे रहे हैं, और उन दिनों जो कुछ भी सीन बना, दृश्य बना, जो कुछ हिंदुओं के साथ सारे पूरे इस क्षेत्र के अंदर, आज के पाकिस्तान में और यहां पर जो कुछ हो रहा था, और महात्मा गांधी का जो उसमें रोल था, ठीक गलत की विवेचना करना तो इतिहासकारों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है। परंतु मैं उस दृश्य की बात कर रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने एक अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर को तो मुक्त कर दिया, उससे धरती को मुक्त कर दिया, और दूसरा जो बच गया उसने इस देश का बहुत नुकसान किया, हर तरह से नुकसान किया। जब कांग्रेस में काम कर रहे थे तो भी उसका जीता जागता उदाहरण जम्मू कश्मीर का तो है ही है। महात्मा नेहरू ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को डील किया, टैकल किया। अभी 5 अगस्त 2019 को अगर ये सब आज के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक सशक्त क्रिस्मेटिक निर्णय लेकर के उस कलंक को ना धोया होता, यद्यपि आज भी वो एक समस्या प्रदेश बना हुआ है, क्योंकि इस देश के अंदर आजादी के बाद भी, शाहदूरी आजादी के बाद भी कई और पाकिस्तान और ईसाईस्तान बनने की ओर देश चल रहा था। कुछ चेक लगा है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा पूरे देश का, और वो जागरूक होकर के इन विदेशियों, विधर्मियों को और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के साथ मिलकर के उनका शिकार हुए गद्दारों को पहचानता नहीं, उन गद्दारों को दंडित नहीं करता, सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए। देशद्रोहियों के खिलाफ कानून बना करके, बने हुए हैं तो उनको लागू करके इन गद्दारों से भारत मां को मुक्त करना ही होगा। क्योंकि इन्हीं गद्दारों के कारण, विदेशी सैन्यों के कारण नहीं, इन्हीं गद्दारों के कारण हम गुलाम रहे, बहुत देर तक गुलाम रहे। संघर्ष हुआ, बहुत कुर्बानियां हुई, बहुत शहादतें हुई। अब भी ये चुनौती हमारे सामने बनी हुई है, ये समझ के चलना होगा। वासुदेव बलवंत फड़के 1857 की वो प्रथम चिंगारी, उसके बाद कोई सोचता नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई इस प्रकार की चुनौती दे सकता है। उनको किलों को जीतकर, गांव के लोगों की एक सेना बनाकर, और इस तरह से कई बार पकड़े जाने के बाद और कई बार उनके हाथों से मुक्त हो जाने के बाद किस प्रकार से अंतिम श्वास तक हार नहीं मानी, अंतिम श्वास तक अपने आप को भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, उसकी बेड़ियां काटने के लिए तत्पर रखा, तैयार रखा। ऐसे देशभक्त को याद किया है, स्मरण किया है। आज भावभीनी श्रद्धांजलि भी हम इस संबोधन के द्वारा उनको दे रहे हैं, स्मरण करके। ऐसा ही एक प्रयास राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक के उन असंख्य, उन अज्ञात नीम के पत्थरों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, एक कोशिश कर रहा हूं
मैं उन सारे महापुरुषों को, वीर सपूतों को, भारत माँ के उन सपूतों को, उन देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को, उन वीर लोगों को, जुझारू लोगों को आपके सामने रखने का, जो अंतिम श्वास तक लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे। इस प्रकार के लोगों को आपके सामने रख करके मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं वो काम कर पा रहा हूं जिसकी आज ज़रूरत थी। आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए ये आज़ादी 2 लोगों के कारण मिली है। ये बकवास सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। इन 2 लोगों ने आज़ादी दिलवाई है। इससे बड़ा घोर अत्याचार, अन्याय और मजाक कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे असंख्य अज्ञात नायक और नायिकाओं का इतिहास है, जो इतिहास में दिखता नहीं, वर्णित नहीं है। मैं कोशिश करूंगा उन सब लोगों को आपके सामने लाने का। मेरे इस प्रयास को अगर आप अच्छा मान रहे हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत।